जो विद्वान लोग हैं वो याद कर लें, जो नए लोग हैं वो लिख लें, जो उनके जीवन भर ये काम आएगा। यानी कि हमने सबसे पहले स्पॉट किया कि जिस भाव से इवेंट हमें देखना है, जैसे मान लो विद्या की बात आई, कॉमन इवेंट ले लेते हैं तो पंचम हाउस को हम उठाएंगे। घर की गाड़ी की बात आई तो पहले प्राइमरी हाउस में जो है हम फोर्थ हाउस को उठाएंगे। शादी की बात आई, बिजनेस पार्टनरशिप की बात आई तो सेवंथ हाउस को उठाएंगे। ठीक है, लंबी यात्राओं की बात आई, गुरु करने की बात आई तो नाइन्थ हाउस को उठाएंगे एज अ प्राइमरी। तो जिस भाव से इवेंट देखना हो, ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल 7 से मैरिज, 10 से प्रोफेशन, तो उसका एसोसिएशन, क्योंकि अब हम दशा की बात कर रहे हैं, ये जो हम आपको अगले 5 नियम लिखाने वाले हैं दे आर एप्लीकेबल। दशा को कैसे लगाते हैं पहले ये समझना है, फिर आगे और बातें करेंगे। तो यानी कि जिस भाव से भी इवेंट देखना है, इसको हम आपको थोड़ा बोर्ड पे भी करके दिखा देते हैं जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो। देखिए यहाँ पे बड़े ध्यान से देखिए, ये जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल, हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए ये काल पुरुष की कुंडली 10th हाउस है और क्वेश्चन आया प्रोफेशन का। तो प्रोफेशन को के लिए हम कौन सा हाउस उठाएंगे? प्राइमरी हाउस में पहले 7th हाउस उठाएंगे। ठीक है, 7th हाउस उठा लिया। तो अब क्योंकि हम दशा और दशा दशा सिस्टम लगाना सीख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एटलीस्ट अंतरदशा, महादशा, फिर अंतरदशा और फिर प्रत्यंतर दशा, एटलीस्ट इन तीन में यहाँ का कोई, अब यहाँ पे तो चांस की बात 10 नंबर लिखा है तो सैटर्न बनेगा, या यहाँ कोई बैठा हुआ कोई प्लेनेट है, मान लो जुपिटर बैठा है तो उसको भी देख सकते हैं। तो इन तीनों फोल्ड में कहीं ना कहीं इस सैटर्न का या जुपिटर जो बैठा हुआ ग्रह है, और भी आगे चलेंगे तो इसका संबंध होना चाहिए, पहली चीज। ठीक है, यानी अगर हमको किसी के प्रोफेशन का सवाल है तो हम देखेंगे महादशा में, अंतरदशा में या प्रत्यंतर दशा में क्या हमारा 10th लॉर्ड या 10th में बैठे ग्रह या 10th को देखने वाले ग्रह किसी प्रकार से एक्टिवेटेड हैं या नहीं है। पहला नियम ये है दशा को यूज करने के लिए। ठीक है, एसोसिएशन होना चाहिए, यानी कि जिस हाउस से सवाल आया, जैसे मान लीजिए 7th हाउस से सवाल आया तो 7th हाउस के लॉर्ड का जो है एसोसिएशन। और एसोसिएशन जब हम बोलते हैं तो ज्योतिषी एसोसिएशन, तो ज्योतिषी एसोसिएशन में कई सारी चीजें हैं। अब इसका जो है अभी और जब हाउसेस बताएंगे तो इसका जो है एक्सचेंज, कंजंक्शन, एस्पेक्टेड, ये तीनों ज्योतिषी एसोसिएशन या ज्योतिषी संबंध आता है। अभी किससे कंजंक्शन, किससे एस्पेक्टेड, किससे जो है एक्सचेंज, वो सेकेंडरी बात है। पहला हाउस तो ये हो गया। ठीक है, और ये एक दूसरा पॉइंट जो आया वो है ज्योतिषी एसोसिएशन यानी एस्ट्रोलॉजिकल एसोसिएशन। ये ब्रैकेट में लिख लो, अभी हम बताएंगे इसका एस्ट्रोलॉजिकल एसोसिएशन कहाँ से देखने पे इवेंट होगा। तो ये दो चीजें आपको पता चल गई कि इस भाव में बैठे हुए ग्रह या इस भाव का लॉर्ड या इस भाव का लॉर्ड या बैठे हुए ग्रह का दशा, महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा एटलीस्ट एक्टिवेटेड हो। बाकी के दो फोड़ और हैं दशा में, सूक्ष्म और प्राणा, चलो उसको छोटो, क्योंकि 2-2 महीने या हफ्ते भर के लिए, कुछ दिनों के लिए आती हैं तो उनको अभी हमने कंसीडर नहीं किया, उनको भी कर सकते हैं। अगर कोई छोटा इवेंट है तो वहां तक भी जा सकते हैं हम। ठीक, अब अगला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो नोट कर लीजिए। अगला पॉइंट कहता है जो भी हाउस इवेंट बता रहा हो, जैसे मान लीजिए मैरिज के लिए 7वां हाउस इवेंट बताता है, प्रोफेशन के लिए 10वां हाउस इवेंट बताता है, तो जो भी हाउस इवेंट बता रहा हो उस हाउस के भावात भवम, बहुत बढ़िया पॉइंट है, नोट करिए, जीवन भर काम आएगा। यानी कि जैसे 10th हाउस से हम प्रोफेशन देख रहे हैं तो हमें क्या करना है, जस्ट एक सेकंड मुझे दीजिए। हाँ, अगला नियम कहता है कि अगर जैसे मान लीजिए 10th हाउस प्रोफेशन बता रहा है तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, यानी दसम से दसम। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जैसे 7 नंबर लिब्रा पड़ेगी तो वीनस, और यहाँ पे सैटर्न। तो इसका मतलब अगला नियम जो हमारा दशा देखने का है, टाइमिंग ऑफ इवेंट्स के लिए बता रहा हूँ। ठीक है, तो वो है कि जिस हाउस से इवेंट हमें कहना है या जिस हाउस से उसने हमसे इवेंट पूछा है उसके भावात भवम, यानी वीनस का भी महादशा, चाहे सैटर्न की हो तो अंतरदशा वीनस की हो, अंतरदशा अगर सैटर्न की हो तो प्रत्यंतर दशा वीनस की हो, या महादशा जो है वीनस की हो तो प्रत्यंतर दशा सैटर्न की, यानी ये आपस में वाइसी वर्सा
प्राइमरी हाउस जिससे प्रश्न आया है और उसका भावात्भवों का हाउस का एक्टिवेशन होना चाहिए। जैसे मान लीजिए यहाँ पे जुपिटर था तो जुपिटर यहाँ पे बैठा हुआ था, यहाँ पे मान लीजिए मरकरी बैठा हुआ है, तो जुपिटर और मरकरी का इन तीन फोल्ड में कहीं ना कहीं आपस में अंतर प्रत्यंतर महादशा चल रही होनी चाहिए, तो इवेंट के नजदीक आप और टाइमिंग निकालने में आपको आसानी होगी। ये दो नियम बहुत अच्छे से दिमाग में बैठा लो, और इनका ज्योतिषी संबंध भी होना चाहिए कुछ ना कुछ, वो अभी आगे बात करेंगे। जैसे मान लो सैटर्न वीनस साथ ही बैठ जाए, ठीक है, तो अब वीनस लॉर्ड हो गया, यहाँ का 10th लॉर्ड हो गया सैटर्न, और दसम से दसम 7th का हो गया वीनस, और ये दोनों साथ बैठ गए। ये एक तरह का संबंध बन गया, ज्योतिषी एसोसिएशन यानी एस्ट्रोलॉजिकल एसोसिएशन बन गया। अब जैसे मान लो यहाँ पे वीनस बैठ गया, ठीक है, और यहाँ पे आप समझो यहाँ पे सैटर्न आ गया, तो एक दशा में भी एक्टिवेटेड हो गया, तो ये प्रॉमिस हो गया, यानी कि क्योंकि दोनों एक्सचेंज हो गए, तू मेरे घर में बैठ, मैं तेरे घर में बैठता हूँ, यू स्क्रैच माई बैक, आई विल स्क्रैच योर बैक, तो ये दोनों भी एक तरह का संबंध हो गया। फिर एस्पेक्ट का भी संबंध, चलो ये यहाँ ना भी बैठे हो, जैसे मान लो सैटर्न यहाँ पे बैठ जाए, ठीक है, वीनस यहाँ पे बैठ जाए, तो ये दोनों 180 डिग्री पे 7th दृष्टि से एक दूसरे को एस्पेक्ट कर रहे हैं। तो अब हम यहाँ क्या बोलेंगे कि इसका मतलब व्यापार के लिए विदेश जा सकता है, क्योंकि वीनस 7th हाउस का लॉर्ड होके व्यापार को इंगित करता है, सैटर्न 12th में बैठ के फॉरेन को और ज्योतिषी एसोसिएशन भी बना चार्ट में, और दशा अंतरदशा प्रत्यंतर दशा में कहीं ना कहीं आपस में एक दूसरे के अंदर एक दूसरे के बीच में वो आ भी रहे हैं, एक्टिवेट भी हो रहे हैं, तो संबंध बनेगा तो पॉजिटिव की तरफ जाएगा। हो सकता है संबंध ना भी बने, सैटर्न यहाँ बैठा है लेकिन वीनस वहां बैठा है, तो इसका मतलब फिर उस दशा में और अगर चीजें हमारी सेटिस्फाइड होंगी तब हम कहेंगे कि हाँ होगा, अदरवाइज चैलेंज होंगे, फिर काम उतनी आसानी से नहीं होगा। अगर एसोसिएशन भी बन रहा है भावात भवन वाले हाउसेस का दोनों का, और दशा में भी वो ऊपर नीचे कहीं ना कहीं एक्टिवेटेड है, 3 फोल्ड में एटलीस्ट, तो हम प्रॉमिस भी है और चीजों में आसानी भी है, काम होने के नजदीक है। अब मान लो संबंध नहीं बन रहा है, दशा में एक्टिवेट हुए, तो हो सकता है क्योंकि संबंध आपस में एस्ट्रोलॉजिकल एसोसिएशन नहीं बना, तो दिक्कत भी हो सकती है, काम हो सकता है ना भी हो, प्रयास करेगा इंसान लेकिन सफलता मिलने में 50-50 कहेंगे तब तक, अभी तक जब आगे बढ़ेंगे तो उसको और क्लियर हो जाएगा। तो मुझे आशा करता हूं कि आपको ये 2 पॉइंट हमारे समझ में आ गए होंगे कि हम आपको क्या समझाना चाह रहे हैं, कि 2 पॉइंट को एक बार अपने मन में रिवाइज कर लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। यानी कि हमने, चलिए इसको मिटा देते हैं, फिर आगे के पॉइंट करते हैं। तो ये बड़े सिंपल पॉइंट हैं, लेकिन हम लोग कभी जल्दी ध्यान नहीं देते हैं, इसलिए हम लोग को कभी कभी दिक्कत होती है चीजों को समझने में। तो सिंपल, यहाँ तक आपको चीजें आशा है समझ में आ गई होंगी कि पहला, जिस भाव से इवेंट पूछा जा रहा है वो, अगर शादी की बात होती तो शादी का लॉर्ड, या मान से मान लो अभी हम ये काल पुरुष की कुंडली मान के चल रहे हैं, तो यहाँ पे शादी का लॉर्ड वीनस हो गया, ठीक है, अब जैसे मान लो वीनस यहाँ बैठ गया और ये मंगल यहाँ बैठ गया, तो शादी का लॉर्ड वीनस है, और इससे भावात्भव करेंगे तो क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 7, तो इसका मतलब, और अब देखिए इनमें एक तरह का संबंध है, वीनस अपने घर को भी देख रहा है, मंगल अपने घर को देख रहा है, मंगल वीनस के घर, वीनस मंगल के घर में है, मंगल वीनस के घर में है, तो ये संबंध बन गया। और एक संबंध एसोसिएशन का होता है, मान लो ये मंगल प्लस वीनस यहाँ पे बैठे होते तो ये भी एक तरह का संबंध बनता जो शादी में हेल्प करता। अब इसी मंगल वीनस की महादशा अंतरदशा प्रत्यंतर दशा में आपस में कोई भी किसी में आ जाए, महादशा में अंतरदशा आ जाए, अंतरदशा में प्रत्यंतर आ जाए, हाँ प्रत्यंतर में बस एक चीज ध्यान रखिएगा कि अगर प्रत्यंतर में कोई चीज आ रहा है तो क्योंकि वो 3rd फोर्ड है तो दैट शुड बी पावरफुल। कोई प्रत्यंतर, कोई मेन लॉर्ड, मेन मालिक तो महादशा लॉर्ड है, उसके बाद अंतरदशा है, तो इसका मतलब प्रत्यंतर तक जाके पावर घट जाएगी। तो यानी अगर प्रत्यंतर दशा लॉर्ड बहुत मजबूत नहीं होगा तो इवेंट उतना बढ़िया नहीं दे पाएगा। तो अगर प्रत्यंतर तक आप ले जा रहे हो तो फिर प्रत्यंतर का स्वामी इवेंट देने दे स्ट्रांगली, तो उसके लिए फिर उसको मजबूत होना पड़ेगा। अगर प्रत्यंतर का स्वामी थोड़ा सा कमजोर हुआ, वीक हुआ, पाप कर्तरी में हुआ, पाप मद्धत में हुआ, कम्बस्ट हुआ, तो हो सकता है क्योंकि तब उसके पास उतनी पावर नहीं है कि वो इवेंट दे पाए। ये सब बैक ऑफ द माइंड में बैठा लेना अच्छे से। जब तक आप ये बैक ऑफ द माइंड में नहीं बैठाएंगे, आप महादशा से, ट्रांजिट से प्रिडिक्शन नहीं निकाल पाएंगे, और इसको भी हम आगे भी आपको एक्सप्लेन कर देंगे। तो अब देखिए, तो ये 2 चीजें आपको समझ में आ गई। अब जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल हम इसको ऐसे ले लेते हैं, चलिए हम इसको यहाँ पे मंगल को नहीं बैठाते हैं, ठीक है, तो ये यहाँ पे 7 नंबर है, अब ये मंगल जो है यहाँ पे बैठे हुए हैं, मंगल प्लस वीनस, ठीक है, मंगल प्लस वीनस, तो भी क्योंकि मंगल और वीनस का एक एस्ट्रोलॉजिकल एसोसिएशन है और कर्म क्षेत्र से एसोसिएशन है, तो अगर महादशा अंतरदशा प्रत्यंतर दशा में जब वो एक्टिवेट होंगे तो इसका मतलब कर्म क्षेत्र से पत्नी आ सकती है।
लग्नेश भी यहाँ पे कर्म बैठा है और सप्तमेश भी कर्म में बैठा है। इसका मतलब ऑफिस में, ठीक है, जैसे यहाँ पे मान लीजिए बैठ जाए तो यहाँ बैठ जाए तो हायर एजुकेशन में पत्नी मिल सकती है, यहाँ बैठ जाए तो विदेश की पत्नी मिल सकती है। वो आप 12 हाउस में, मुझे पूरी उम्मीद है इतना आप लोग सक्षम हैं कि आप आगे की कहानी कैसे जोड़नी है। अगर एक बार सिरा मैंने आपको समझा दिया है तो आगे की कहानी आप जोड़ सकते हैं। यानी कि एसोसिएशन होना चाहिए, एक्सचेंज का, एस्पेक्ट का, या कंजंक्शन का। तो और अगर ये जो है मान लीजिए ये प्रॉमिस है, तो दशा अंतरदशा में जब भी वो 3 फोल्ड में एटलीस्ट एक दूसरे में ये जब एक्टिवेट होंगे, या यहाँ बैठे हुए ग्रह भी हो सकते हैं, यहाँ देखने वाले ग्रह भी हेल्प कर सकते हैं, वो इसकी बाइफर्केशन वाली लाइनें हैं। लेकिन पहले मेन लाइन को हमें समझना है, ठीक है। तो ये यहाँ पे उस पीरियड में हम ये नहीं, ये कभी भी ब्रह्मा बन के ये नहीं कह देना कि शादी हो जाएगी। लेकिन हाँ, क्योंकि जब भी जैसे मान लो शादी की बात है, तो जन्म चाहे आप 5 साल के हो, चाहे 8 साल के हो, चाहे 80 साल के हो, शादी का एनवायरनमेंट तो बनता ही रहता है। मतलब दशा में, गोचर में शादी की तो जो है एक प्रोमिसेस आते रहते हैं, कभी कमजोर कभी ज्यादा। लेकिन देश काल परिस्थिति, इसीलिए तो ऋषियों ने बताई है कि शादी की एज में वो प्रबल होगा। शादी तो योग तो 7 साल में भी बनेगा, 12 साल में भी बनेगा, 100 साल में भी बनेगा। लेकिन अब 100 साल में शादी नॉर्मली कोई नहीं करता है। तो ये यहाँ पे आपकी आपकी अपनी इंडिविजुअल नॉलेज होती है कि आप जो है जिस एज में शादी आपकी कम्युनिटी में, आपके कंट्री में, या आपके लॉ में अलाउड है, तो उस टाइम में जो स्ट्रॉन्गेस्ट योग बन रहा है शादी का, क्योंकि ग्रह तो गोचर कर रहे हैं, दशाएं भी चेंज हो रही हैं, तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के पावरफुल शादी के योग तो बनेंगे। कभी 80% पावर का योग बनेगा, कभी 40% पावर का योग बनेगा, कभी 30% पावर का योग बनेगा। योग तो कंटिन्यूस बनते रहेंगे, बिगड़ते रहेंगे। उनमें से किस योग का फायदा उठाएंगे, ये आपको देख के उसको प्रॉम्प्ट करना है। एग्जैक्ट डेट भी धीरे धीरे आप जब उस तक पहुंचेंगे, तब उसके पहले आप इस साल में शादी होगी पहुंचेंगे, फिर इस महीने, इस 4 महीने में, क्वार्टर में शादी होगी आप पहुंचेंगे, फिर आप महीने में पहुंचेंगे, फिर हफ्ते में पहुंचेंगे, फिर दिन तक पहुंचेंगे। तो वो धीरे धीरे आपकी प्रैक्टिस और उस पे है। लेकिन हम इसको बहुत ज्यादा कंसीडर नहीं करते हैं कि आप जो है बहुत ज्यादा इवेंट के लिए अपनी बेसिक फंडामेंटल को आपको कभी नहीं छोड़ना है। तो यहाँ पे शादी का हमने आपको मैटर समझाने का प्रयास किया। अब यहाँ पे हमारे लगभग 2 नियम हो गए, और इस पे भी भावात भवम, जैसे शादी का भावात भवम ये तुमने ये देख लिया, ये भी देखा, ये भी देखा। उसी प्रकार जैसे बच्चे हैं तो बच्चे का भावार्थ, बच्चे के लिए पंचम, पहले बच्चे के लिए पंचम हाउस देखा, तो इसका भावार्थ 1 2 3 4 5, तो इनका और इनका जब संबंध होगा इसको भी देखना है। तो भावात भवम इज वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, क्योंकि भावात भवम में हाउस टू हाउस थ्योरी में आपको पता है कि जो पंचम बताता है उसी का हायर वर्तन पंचम से पंचम बताता है, जो सप्तम बताता है, सप्तम जो बताएगा वही सप्तम से सप्तम बताएगा, दशम जो बताएगा वही दशम से दशम भी बताएगा, ठीक है। तो भावात भवम भी लगाना है। तो अगर हाउस और उसका भावात भवम के लॉर्ड, बैठे हुए लॉर्ड दशा अंतरदशा प्रत्यंतर दशा में एक्टिवेटेड हैं, तो आपकी करीब 30-35% प्रॉब्लम सॉल्व हो जा रही है। डेट के आप नजदीक पहुंच सकते हो, 2-3 डेटें उस आसपास की आप निकाल सकते हो। हम अभी एग्जैक्टली पे नहीं जा रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया। अब आप समझिए अगला, अब इसी में अगला पॉइंट मैं आपको समझाता हूं। देखिए, ये चार्ट किसका है? ये चार्ट आप में से किसी का हो सकता है, मेरा हो सकता है। तो ये जितने भी जीवन में काम होंगे, जितने भी इंसिडेंट होंगे, जितने भी इवेंट होंगे, क्या वो पड़ोसी के साथ होंगे? क्या वो जो है किसी और के साथ होंगे? आप ही के साथ तो होंगे ना, क्योंकि चार्ट आपका है। तो सारे अच्छे या बुरे इवेंट आपके साथ होंगे। शादी आपकी होगी, नौकरी आपकी लगेगी, बीमारी आपको होगी, लव अफेयर आपका होगा, स्पोर्ट्स आप खेलेंगे, धर्म की किताबें आप पढ़ेंगे। तो इसका मतलब लग्न के एसोसिएशन के बिना कोई भी इवेंट पॉसिबल नहीं है। तो व्हाट आई वांट टू से इज कि लग्न का एसोसिएशन मैक्सिमम जगहों पर होना चाहिए, क्योंकि सब कुछ भोगती तो लग्न है। लग्न की ही बीमारी है, लग्न की शादी है, लग्न की नौकरी है। तो लग्न, तो एसेंडेंट लॉर्ड या लग्ना लॉर्ड का संबंध भी उस घर से होना चाहिए जिससे इवेंट कैलकुलेट किया जा रहा है। यानी कि बहुत अच्छी अब ये प्रॉमिस की बात चल रही है। अगर इनमें से कुछ भी एब्सेंट होगा तो प्रॉमिस में उतनी कमी आ जाएगी। जैसे मान लो सिर्फ यही एक्टिवेट हुआ, ये नहीं एक्टिवेट हुआ दशांतर दशा प्रत्यंतर में, तो इसका मतलब 15-20% इवेंट में कमी आ गई। अब जैसे लग्न भी नहीं इन्वॉल्व हुई, जैसे मान लीजिए अब यहाँ पे हमने यहाँ पे क्या लिया, शनि ले लिया था। अब प्रोफेशन की बात करते हैं, शनि ले लिया, वीनस ले लिया, और यहाँ पे क्योंकि लगना को, नौकरी तो लगना की लगनी है ना, लग्न की लगनी है ना, इंसान की लगनी है। तो इंसान जब तक नहीं आएगा इन 5-4 डिस्टेंस में, तब तक काम कैसे बनेगा? तो इसका मतलब मंगल भी कहीं ना कहीं होना चाहिए। तो इसका मतलब मंगल, शनि और शुक्र का
संबंध है। अब देखिए हम कर क्या रहे हैं, हम जो है प्रॉमिस को मैक्सिमाइज कर रहे हैं। खाली ये एक्टिवेट होगा तो मान लो 30% प्रॉमिस, इसके साथ ये भी एक्टिवेट होगा तो मान लो 60% प्रॉमिस, इसके साथ ये भी एक्टिवेट होगा तो इसका मतलब 80-90% प्रॉमिस। ये खाली ये एक्टिवेट हुआ, ये एक्टिवेट हुआ, तो आदमी मेहनत तो करेगा लेकिन सपोर्ट उसको किससे मिल रहा है नहीं मिल रहा है वो बात की बात है। तो दो ही एक्टिवेट है इन तीनों में से, तो उस हिसाब से प्रॉमिस। तो अब जैसे जैसे चीजें बढ़ रही हैं वैसे वैसे प्रॉमिस बढ़ रहा है। अच्छा, इसमें एक चीज और देखिए, फिर इसमें से शुभ ग्रह हैं, पापी ग्रह हैं, उनकी अपनी नेचुरल क्वालिटी क्या है, वो इसकी दूसरी लॉर्डशिप कहाँ है। जैसे अब यहाँ पे लेंगे तो इसकी एक लॉर्डशिप यहाँ है, एक लॉर्डशिप यहाँ है, इसकी एक लॉर्डशिप यहाँ है, एक लॉर्डशिप यहाँ है। इन सब का भी विचार, जब आप योग एस्ट्रोलॉजर हो जाते हैं तो धीरे धीरे आप अपने उसकी कितने परसेंट हमें वेटेज देनी है, उनकी लॉर्डशिप से, उनके वक्र होने से, उनके कंबस्ट होने से, उनके और क्वालिटी से आप जज कर। अब जैसे मान लीजिए मंगल एक सेपरेटिव टेंडेंसी का प्लेनेट है लेकिन यहाँ पे लग्न लॉर्ड है, सेपरेटिव टेंडेंसी का प्लेनेट होके भी लग्न लॉर्ड है। शनि जो है यहाँ पे 10th लॉर्ड है, केंद्र का मालिक है, तो न्यूट्रल हो जाएगा। अब यहाँ पे पराशरी भी आनी चाहिए कि केंद्र के स्वामी अपनी दूसरी राशि कहाँ है उस पर, और केंद्र के स्वामी तटस्थ हो जाते हैं, न्यूट्रल। तो सारे फंडामेंटल दशा, ऐसा नहीं कि दशा से हम आपको सब कुछ सिखा देंगे, दशा का यूज करने के लिए जो टूल्स, ये जो बेसिक एस्ट्रोलॉजी जब तक आप नहीं जानेंगे तो कुछ नहीं हो सकता, तो वो भी जरूरी है सीखना, ठीक है, राइट। तो आगे चलते हैं। तो ये अब हमारे पास क्या होगा, यानी कि हमारी महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा में अगर तीनों कहीं ना कहीं हिस्सा बना लें तो और प्रॉमिस बढ़ जाएगा, क्योंकि एक तरह से अब इन और कहीं इसका एसोसिएशन भी हो जाए। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमने मंगल लिख दिया, गलत कर दिया, यहाँ पे सैटर्न होना चाहिए था, सैटर्न और वीनस का योग है। और जैसे मान लीजिए मंगल यहाँ पे बैठ जाए, तो मंगल 1 2 3 4 मंगल यहाँ पे दृष्टि दे रहा है, तो अब ये तीनों का संबंध बन गया, यानी कि इन दोनों पे इसकी दृष्टि। ये जैसे मान लीजिए इसको छोड़ दीजिए, सैटर्न यहाँ पे, वीनस यहाँ पे, मंगल यहाँ पे बैठा देते हैं, तो इसका मतलब दोनों का म्यूचुअल दृष्टि एस्पेक्ट भी हो गया। तो इस तरह से भी आप इसको समझ सकते हैं। आप जैसे एक और संबंध बना देते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पे मंगल ही कर देते हैं और यहाँ पे सैटर्न कर देते हैं। ठीक है, आप देखो सैटर्न यहाँ पे नीच का है, उसका अलग जो आपने पढ़ा है वो लगेगा कि इसका मतलब कर्म क्षेत्र में थोड़ा सा स्ट्रगल होगा, एनवायरनमेंट बहुत बढ़िया नहीं होगा, क्योंकि नीच का एनवायरनमेंट, सैटर्न अगर नीच राशि में है तो इसका मतलब एनवायरनमेंट जो है राशि का उसके फेवर में नहीं है। तो लेकिन बट प्रॉमिस, एक तरह का प्रॉमिस संबंध, एस्ट्रोलॉजिकल एसोसिएशन से प्रॉमिस बन रहा है, एक्सचेंज हो रहा है, ठीक है। तो प्रॉमिस देखना है और भावात भवम, हर चीज का भावात भवम देखना है, ठीक है। भावात भवम जहां पहुंचेगा उस घर के जो लॉर्ड हैं या जो बैठे हुए ग्रह हैं, उनका भी महादशा, अंतरदशा और प्रत्यंतर दशा में एक्टिवेशन एक दूसरे के अंदर होना चाहिए। बहुत सिंपल नियम 3 मैंने आपको बताया कि लग्न लॉर्ड का अगर अब देखिए ये स्टेप बाय स्टेप असेंड हो रहे हैं। जैसे पहले सिर्फ दसम हाउस की बात करी प्रोफेशन के लिए, फिर हमने उसका भावात भवन बढ़ाया तो थोड़ा और एक जीना वो चढ़ा, प्रॉमिस एक जीना और चढ़ा, फिर हमने उसमें क्या बताया कि लग्न भी अगर इन्वॉल्व हो जाएगी तो एक जीना और चढ़ा। तो अब हम क्या कर रहे हैं, प्रॉमिस को बढ़ा रहे हैं। इवेंट आपके लाइफ में भाई परसेंटेज के हिसाब से पता चलता है कि यार ये 20% काम हो सकता है, ये काम 100% हो जाएगा। तो जितनी ज्यादा चीजों तरह से वो शुभता पाएगा उतना प्रॉमिस और इवेंट जो है मजबूती से कहा जाएगा। जितनी कम तरीके से वो शुभता पाएगा, कम एसोसिएशन होगा, एक्टिवेशन नहीं होगा, तो आप नौकरी ढूंढ रहे हैं लेकिन ना 10th लॉर्ड एक्टिवेटेड हो रहा है, ना 7th लॉर्ड एक्टिवेट हो रहा है, ना लग्न उसको सपोर्ट कर रहा है, ना उन दोनों का, तीनों का आपस में कोई संबंध बन रहा है। तो सिर्फ आपका चंद्रमा, मन आपका कह रहा है कि नौकरी मिल जाए, मूड आप बना रहे हैं, लेकिन आप ना कोई प्रयास है ना कोई दैवी कृपा है, क्योंकि ये जो दशाएं ये हमें कहीं ना कहीं एक अच्छे समय में काम होते हैं। तो इसका मतलब अभी हमारा अच्छा समय नहीं आया है, उसके लिए आपको आगे देखना पड़ता है कि कब ये तीनों आपस में एक्टिवेट हो रहे हैं। तो अब आपको, अब आप अपने मन में सोचिए कि क्या ये थोड़ा सा इजी लगा आपको कि समझने में, कि इस तरह से आसानी से चीजों को देखा जा सकता है। तो अब और आगे चलते हैं। ये तो अभी हमने 3 नियम बताए, और नियम देखते हैं क्या है, ठीक है। भाई हमारी राइटिंग थोड़ी सी खराब है तो आप लोगों को बेयर करना पड़ेगा, ठीक है। अब जैसे ये हमने सारी कहानी कर ली, ठीक है। अब एक और चीज करते हैं, ठीक है। अब जिस इवेंट का हम कैलकुलेशन कर रहे हैं, चाहे नौकरी हो, चाहे पत्नी हो, चाहे बच्चे हो, चाहे हायर एजुकेशन हो, ठीक है, ठीक है, चाहे जो है गेम्स हो, चाहे फॉरेन जाना हो, कहीं, ये सब आपको पता है कि कौन कौन सी किस हाउस से देखा जाता है। यानी हम किसी भी हाउस से जो भी कैलकुलेशन कर रहे हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल जिस इवेंट का हम कैलकुलेशन कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए हम शादी का पत्नी कारक है, जुपिटर जो है पति कारक है। हाँ, तो अब समझिए, जैसे मान लीजिए प्रोफेशन का कारक कौन है,
प्रोफेशन का कारक सैटर्न है। मेल्स में शादी का कारक कौन है? वीनस है। और मेल्स मेल्स में, और फीमेल्स में शादी का कारक कौन है? मंगल भी कह सकते हैं और जुपिटर भी कह सकते हैं। जुपिटर सिर्फ जो है धार्मिक क्रियाकलाप और ब्लेसिंग्स के लिए होता है, लेकिन शादी का कारक मंगल होता है। ध्यान रखिएगा, जुपिटर इज ओनली फॉर ब्लेसिंग्स। शादी का कारक वैदिक में भी और नाड़ी में तो खैर क्लियर मंगल बोलते हैं, लेकिन वैदिक में कहीं कहीं जुपिटर बता देते हैं कि जुपिटर शुभता देता है, ब्लेसिंग्स देता है। तो उसको पति का कारक नहीं है जुपिटर, वो ब्लेसिंग का कारक है। शादी का कारक मंगल ही बनता है। तो अब समझिए इसको अगला इंपॉर्टेंट दशा को डिकोड करने का, सॉरी, दशा को डिकोड करने के लिए सबसे अगला एग्जाम्पल जो बहुत इंपॉर्टेंट है उस पर हम चलते हैं। ठीक है, जस्ट अ सेकंड। अब दशा को डिकोड करने के लिए हम अगले एग्जाम्पल पर चल रहे हैं। तो अगला मतलब सॉरी, अगला कोड हमारा पॉइंट। तो अब जैसे मान लीजिए कि शाद लड़के का चार्ट है, तो चांस की बात यहाँ पे वीनस ही लॉर्ड बन रहा है, तो रिपीट हो जाएगा, क्योंकि लड़के के चार्ट में वीनस जो है वो कारक है शादी का। चलो हम इस एग्जाम्पल ले लेते हैं, हम संतान का एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो अब जिससे आपको देखिए, चाहे थोड़ा दो चार चीजें कम पढ़िए, लेकिन सॉलिड तरीके से पढ़िए। अब हम इसको आपको संतान के एग्जाम्पल से ये चीज समझाते हैं। वैसे भी आज संडे, आप लोग सब फ्री हो, आराम से पढ़ते हैं। अब देखिए, हम संतान पे सारे नियम एक बार लगाएंगे तो आपका रिवीजन भी हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए ये हो गया संतान। ठीक है, अब हम यहाँ पे 2 नंबर की कुंडली फॉर एग्जांपल बना लेते हैं, तो यहाँ पे 6 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 12 आ जाएगा। ठीक है, तो संतान की कुंडली, संतान हमें पहली संतान देखनी है, तो हमने यहाँ लिख लिया महादशा, अंतर दशा और प्रत्यंतर दशा, इन्हीं को हमें खेलना है, इन्हीं से। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि फिफ्थ लॉर्ड क्या है? मरकरी। अब यहाँ देखिए रॉ मटेरियल लिख रहे हैं, मरकरी पहला रॉ मटेरियल। पंचम से पंचम यहाँ पे आ जाएगा 10 नंबर। सैटर्न जो है हमारा दूसरा रॉ मटेरियल हो गया, क्योंकि भावात भवम, पंचम से पंचम भावात भवम हो गया। ठीक है, तो ये दूसरा रॉ मटेरियल हो गया। इसके बाद हमने अगला नियम आपको क्या बताया कि भाई देखिए, पहले तो दशा लॉर्ड हो गया, इसके बाद ये, अब लग्न लॉर्ड क्या है? वीनस है। तो अगर वीनस का संबंध भी बनेगा तभी तो कोई संतान किसको होगी? संतान इस जातक को ही होगी। तो तीसरा रॉ मटेरियल हमें वीनस मिल गया। ठीक है, और यहाँ तक आपको मैंने पढ़ा ही दिया। अब अगले स्टेप पे बढ़ते हैं कि संतान का कारक कौन होता है। तो संतान के कारक होते हैं हमारे जुपिटर महाराज, तो इनको भी ले लो। तो अब अगर महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा में ये चारों कहीं ना कहीं सेट हो जाएंगे तो 100% प्रॉमिस। और अगर इसमें से जितने कम होते जाएंगे, खाली एक होगा तो खाली इच्छा होगी, काम होगा नहीं। दो होगा तो प्रयास से, पूजा पाठ से या कोई और सपोर्ट से, गोचर से हेल्प मिल जाएगी तो हो जाएगा। और चारों कहीं एक्टिवेट हो एक दूसरे के अंदर, ठीक है, तो इसका मतलब इवेंट हमारा, हमारी सारी कंडीशन, भाई देखो मरकरी ने हमारी पंचम की कंडीशन सेटिस्फाई कर दी, सैटर्न ने हमारी पंचम से पंचम की कंडीशन सेटिस्फाई कर दी, वीनस ने हमारी लग्न को इन्वॉल्व कर दिया। चलो अगर बहुत बहुत और अगर दिमाग लगाना है तो यहाँ पत्नी को भी इन्वॉल्व कर लो, कोई संतान 2 लोगों से मिलके होगी, अकेला आदमी थोड़ा संतान पैदा कर देगा। तो मान लो इसको भी ले लो, तो अगर कहीं कहीं मान लो मंगल भी ले सकते हो किसी स्टेप में। तो अब इनमें से जितनी ज्यादा चीजें इन 3 स्टेज में जुड़ जाएंगी, उतना आपको प्रॉमिस आपका बढ़ जाएगा। और फिर संतान का कारक आपको पता है गुरु होता है, तो गुरु 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 की, अब गुरु की ब्लेसिंग, गुरु यहाँ बैठ के इसको भी देख ले, इसको भी देख ले, इसको भी देख ले। अगर गुरु चांस कर गोचर में यहाँ आ जाए, जैसे आजकल आया हुआ है, तो अब क्या है, यहाँ से पंचम दृष्टि से उसने संतान में अमृत छिड़क दिया। यहाँ से पत्नी वाले घर, जहाँ से ये सेक्सुअल यूनियन का हाउस होता है, स्त्री और पुरुष के मिलन समागम का यह हाउस है। ये अगर प्राइवेट पार्ट में देखा जाए तो ये योनि भी है, यहीं से बच्चा, भग से ही बच्चा निकलता है, तो ये भी बढ़िया, इसमें अमृत छिड़क गया। और ये धर्म यानी पंचम से पंचम, यहाँ पर भी अमृत आ गया, जुपिटर की दृष्टि नवी आ गई। तो इसका मतलब गोचर भी, अभी गोचर पे हम आगे चलेंगे, गोचर के नियम आगे देखेंगे, लेकिन आपको समझा रहे हैं। तो जुपिटर और कहीं ये संबंध जो है इनका आपस में रिलेशन हो, प्रॉमिस, जैसे मान लो जुपिटर के साथ मान लीजिए सैटर्न बैठा है, या और यहाँ पे मान लीजिए मरकरी बैठा हुआ है, तो मरकरी पंचमेश हो के दोनों नवम से और कारक से संबंध बना रहा है, या इसको और हटा दीजिए। ठीक है, मान लीजिए हम जुपिटर को, चलिए जुपिटर को यहीं पे बैठा देते हैं, मरकरी को हम यहाँ बैठा देते हैं,
तो सैटर्न को हम यहाँ बैठा देते हैं, तो एक तरह से संबंध तो बन ही गया। अब यही महादशा अंतरदशा प्रत्यंतर दशा में एक्टिवेट हो जाएंगे, तो यानी कि प्रॉमिस बहुत मजबूत है, प्रॉमिस इज वेरी सॉलिड। तब आप ये नहीं कह पाएंगे जल्दी कि संतान नहीं होगी। अब आपको समय निकालना है, तो इनको जब इन तीनों में जहां सेटिंग बैठ जाए, वो पॉइंट बढ़िया होंगे। ये नहीं कहना कि होंगे, आपको सिर्फ बींगा ज्योतिष सिर्फ अपना कर्म नहीं बिगाड़ना है, ये कि भाई हमारी ज्योतिष की विद्या कहती है ये समय आपको संतान प्राप्ति के लिए उपयुक्त है। शब्दों का बहुत ध्यान से चयन करिएगा जब भी प्रिडिक्शन करिएगा। अगर आपने जोश में आके प्रिडिक्शन कर दिया, तो अगर उसके संतान नहीं लिखी और आप देखने में चूक गए, तो आपके भाग्य से काट के उसको मिलेगा। इसलिए कभी भी बहुत जोश में आके प्रिडिक्शन ना करिए। डेट वेट जोश में नहीं बताई जाती है, क्योंकि अगर आपने बड़बोलेपन में ज्यादा बोल दिया और अगर आपकी वाक सिद्धि नहीं है, तो आपके भाग्य से काट के भगवान उसको देगा। ध्यान रखिएगा। तो हमेशा ये बोलिए जो भी हमें ऊपर वाले ने ज्ञान दिया है, हमारे गुरु का ज्ञान है, उसके हिसाब से ये समय मुझे उपयुक्त लग रहा है, जिसमें आप संतान प्राप्त कर सकते हैं, संतान का सुख आपके जीवन में मिल सकता है। भाई इतना बोलना है और कुछ नहीं बोलना है। टाइमिंग बताना है, टाइम बताना है, सब डेट बताना है, वो पीरियड देख के यहाँ से, लेकिन ठोंक नहीं देना है एकदम से, एकदम से, जब तक आप उस लेवल के औलिया ना बन जाइए ज्योतिष में, ठीक है? अदरवाइज फंसेंगे आगे जाके। मतलब फंसेंगे क्या, मतलब वो, क्योंकि देर इज ऑलवेज अ सेंस ऑफ एक एक जो है अननोन का सेंस हमेशा ज्योतिष में होता है, अननोन। तो उस अननोन के चक्कर में फंसना नहीं है कभी भी, ठीक है? तो यहाँ पे हमने आपको 4 कंडीशन बताई कि कारक, कारक का संबंध भी बन जाए, कारक भी पार्टिसिपेट कर ले ज्योतिषी एसोसिएशन में, एस्ट्रोलॉजिक एसोसिएशन में एक दूसरे से, तो भी फायदा हो जाएगा। इसके बाद एक 5वीं कंडीशन और होती है कि महादशा और अंतरदशा के स्वामियों का, हाँ, उसको आप ऐसे ही कह सकते हैं कि उनका म्यूचुअल रिलेशन। अब इसमें एक चीज और होती है। अब जैसे मान लीजिए ये प्रश्न आपको प्रॉमिस को ब्रेक करने वाली बात पे है। जैसे मान लीजिए जुपिटर यहाँ बैठा है, सैटर्न यहाँ बैठा है, तो ये दोनों एक दूसरे से 2-12 कॉम्बिनेशन में है, और इन दोनों का कहीं ना कहीं रोल है कोई इवेंट में। तो 2-12 होने पे अच्छा कहाँ कहाँ नहीं गया। अब जैसे मान लीजिए जुपिटर और मरकरी, यहाँ मरकरी बैठ जाए, तो ये जुपिटर से मरकरी यानी कारक से संतान का यानी कि जो आपका फंक्शनल प्लेनेट है ना मरकरी संतान का, वृष लग्न में, तो कारक से बैठा है 6-8। तो 6-8 भी अच्छा संबंध नहीं है एक दूसरे से। 6-8 में आपको समझा देता हूँ। जैसे जुपिटर यहाँ बैठा है, तो जुपिटर जो है नेचुरल रूप से संतान का कारक है। 2 नंबर की कुंडली में 6 नंबर यहाँ पड़ता है, जो कि मरकरी का हाउस है। मरकरी यहाँ पे मान लीजिए बैठा हुआ है, तो जुपिटर से मरकरी क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी जुपिटर से मरकरी अष्टम है। और मरकरी से जुपिटर क्या है, 1 2 3 4 5 6। तो जब ये 6-8 हो गया, तो 6-8 इज नॉट अ वेरी गुड कॉम्बिनेशन। संबंध केंद्र का यानी 4-10 का, 1-4 का अच्छा होता है। 5-9 का, 1-5 का, हाँ 5-9 का संबंध अच्छा कहा गया है। 3-11 को भी एवरेज कहा गया है। लेकिन 2-12, 6-8, ये सब खराब संबंधों में, यानी ये प्रॉमिस को ब्रेक करने वाले संबंध है, ठीक है? और इसी तरह अगर इनका लग्न लॉर्ड से भी संबंध बिगड़ जाए, मतलब जो कारक है वो लग्न लॉर्ड से 6-8 बैठ जाए, जैसे मान लो मरकरी और वीनस यहाँ पे एक दूसरे से 6-8 बैठ जाएं, एक दूसरे से 2-12 बैठ जाएं, षष्टाष्टक हो जाएं, 2-12 हो जाएं, 3-11 में भी चैलेंज रहेगा, थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है? तो भी अगर लग्न से उनका संबंध, जिस हाउस से इवेंट कहना है उसके लॉर्ड का संबंध लग्न लॉर्ड से खराब हो, खराब का मतलब 6-8, 2-12, 3-11 भी कह सकते हो, ठीक है? तो प्रॉब्लम बढ़ जाएगी, प्रॉमिस कमजोर हो जाएगा। तो ये छोटे से मैंने आपको कुछ नहीं बताया, मैंने आपको खाली दशा के 5 रूल बताए। अब ये 5 रूल को आगे अभी इस्तेमाल भी करेंगे, सब सीखेंगे समझेंगे, लेकिन अब आप विचार करिए कि हमने इतनी बातें जो बताई, उसमें से आपके माइंड में कितनी बातें गई, और क्या ऐसे देखा जा सकता है? क्योंकि जब प्रॉमिस का मतलब है कि जो, अब यहाँ पे आपको सीखना क्या है ये समझ लो। तो वही जो सबसे पहले बोला था, यानी किस हाउस से कौन सा इवेंट होता है ज्योतिष में, जब तक आप ये नहीं समझेंगे, नहीं जानेंगे, तो सही रॉ मटेरियल नहीं उठा पाएंगे। जैसे हमने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि बहू की सरकारी नौकरी, तो हो सकता है तुम में से जो नए एस्ट्रोलॉजर हों वो ये वहां तक ना पहुंच पाए कि बहू को हम चार्ट में कहाँ से देखते हैं। तो क्योंकि क्वेश्चन वही रटे रटाए 6-7 नहीं आएंगे,
क्वेश्चन कैन बी, अब जैसे हम तुमसे पूछ लें, कोई तुमसे पूछ ले कि हमारी पत्नी के बाद जो छोटी साली है उसके ससुराल वाले उसको बहुत पीड़ित करते हैं, तो क्या ये ठीक हो जाएगा? और चार्ट से उसी का हो तुम्हारे पास, तो अब तुम बताओ अपने चार्ट से तुम पहले जो है अपनी साली के में जाओ, फिर साली से साली की ससुराल में जाओ, फिर वहां पे क्योंकि उसको प्रताड़ित किया जा रहा है तो उस हाउस को देख के तुम्हें रिजल्ट मिलेगा। तो क्या तुम में से कोई हाथ उठाए जो बता सकता है कि हम इस प्रश्न के लिए कौन से हाउस को उठाएंगे? हाथ उठाओ अगर तुम में से किसी को ये एक्सप्लेन कर सकता है। तो दो लोगों ने हाथ उठाया है, तो हम जो है कन कनकना कनकना को जरा अनम्यूट करो भाई, देखिए कनकना क्या बताती है। तो ये हो अनम्यूट, नहीं रहा है। तो किसी और को कर दो जिसने हाथ उठाया हो, मोनिका अग्रवाल को कर दो, सुलेखा गोराई जी को कर दो। प्रणाम सर। प्रणाम भैया, ये सको सामने चार्ट बना है, तुमको सबसे पहले अपनी पत्नी की छोटी बहन और फिर उसकी ससुराल और वहां पे दंगा, यहाँ तक पहुंचना है, तो कैसे स्टार्ट करोगे? पत्नी के लिए 7th हाउस, वहां हम यहाँ से पे, थर्ड अरे हाउस रुको रुको रुको, आएगा। हम यहाँ पे टिक कर रहे हैं, टिक कर दिया, हाँ, उससे थर्ड हाउस उसकी छोटी बहन आएगी। ये कर दिया, उससे 7वां हाउस मतलब थर्ड हाउस उसका उससे उसका 8th हाउस उसका ससुराल आएगा। ससुराल मतलब उसके स्पाउस की फैमिली आएगी। तो वहां से वो हाउस अब बस अफ्लिक्ट यहीं हो पे, जाता है। यहीं पे तो मिलफिक इफेक्ट प्रॉब्लम होगा। वहां से देखना है। हम्म, भाई ससुराल में उसको प्रताड़ित किया जा रहा है ना, हाँ, वही परेशान किया जा हाउस रहा को है, अफेक्ट इसका होता है तो इसका प्रॉब्लम। संबंध इससे बनेगा पहली बात तो, क्यों? क्योंकि ये जो है वो है ना, खुद है ना, तो इसका यस। संबंध इससे षष्टाष्टक बन सकता है, दोबारा बन सकता है। इन दोनों के संबंध, इन दोनों को ज्वाइंटली कोई ऐसा ग्रह देख रहा हो जो पापी हो, सेपरेटिव हो, यहाँ पे कोई खराब ग्रह बैठा हो, पापी राहु मंगल केतु शनि, तो उसको कष्ट मिलेगा। और कब तक यस। मिलेगा? जब तक ये एक्टिवेशन में रहेगा। राइट। तो लेकिन इसके लिए बहुत सही थैंक यू, धन्यवाद, आपने हमारी आधी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी बता के। प्रणाम सर। तो अब आप समझिए कि टफ ज्योतिष में टफ कुछ नहीं है, सिस्टमेटिकली अप्रोच ना होने के कारण हम लोग भ्रमित रहते हैं। कितनी आसानी से इवेंट भाई साहब ने निकाल दिया, कोई दिक्कत हुई? तो अब अगर मान लो कोई सवाल कुछ भी तुमसे पूछे, तुम बता लेकिन तभी सकते हो जब तुमको पता है कि अगर पालक पनीर बनानी है तो फिर गोभी और मटर से थोड़ा बन जाएगी, उसके लिए पालक ही चाहिए। तो अगर उसकी ससुराल में प्रॉब्लम है तो उस ससुराल तक पहुंचना पड़ेगा तुम्हें, उस हाउस तक। या तुम कहोगे हम दूसरी चीज से वो चीज बता देंगे तो वो, या फिर तुम सिद्ध विद्ध हो तो तुम्हें कुंडली की जरूरत है, तुम ऐसे ही कुछ कुछ भी बता दोगे। लेकिन अगर नियम से चलना है ज्योतिष के तो तुमको एटलीस्ट कारकों की बढ़िया नॉलेज होनी चाहिए, कहाँ से क्या देखा जाता है। चलिए हम आगे चलते हैं। तो ये तो हमने आपको दशा के एक नॉर्मल, अब इसमें बाद में जो बेसिक एस्ट्रोलॉजी है कि कौन सा ग्रह के नेचुरल कारतत्व क्या है, फंक्शनल कारतत्व क्या है, आपकी लग्न के अनुसार उसके रूप गुण धर्म क्या है, वो सब बेसिक फंडामेंटल में आएगा। हमारा आज का क्लास का पर्पस है कि आपको दशा का एक अप्रोच देना, और ये एक तरीका है। ज्योतिष में बहुत तरह के तरीकों से लोग जो है इसको पकड़ते हैं, लेकिन ये सबसे सिंपलेस्ट है। इससे आप शुरुआत करो, नए लोगों की बात कर रहा हूँ, पुराने लोग तो सब जानते हैं, ज्यादा कुछ ज्यादा। तो यहाँ पे अब हम अगला जो हमारा इवेंट था ये दशा, देखो हमारा फंडामेंटल क्या है कि ज्योतिष में जो एक सबसे कॉमन फंडामेंटल है वो है PDA। इसका मतलब होता है, पी का मतलब होता है कुंडली में प्रॉमिस हो, वो मैंने बता दिया एस्ट्रोलॉजिकल एसोसिएशन से। डी माने दशा आए, PDA, और PDT, सॉरी मैं ये बोल दिया, PDT यानी प्रॉमिस हो कुंडली में जो एसोसिएशन से होता है। दशा जैसे मैंने आपको बता दिया एटलीस्ट 3 फोल्ड तो देखना ही देखना है। और उसके बाद टी माने ट्रांजिट। अब हम लोग ट्रांजिट पे आते हैं, तो अगर ये 3 भी आपने अच्छे से पकड़ लिए तो मान के चलो कि इवेंट आप नजदीक पहुंच जाओगे। हम अभी 1 घंटे 2 घंटे की क्लास में आपको, जो लोग 20 साल में प्राप्त करते हैं वो 2 घंटे में तो मैंने आपको सिखा दूंगा, ठीक है। लेकिन क्योंकि वो आपकी सेल्फ प्रैक्टिस है, आपके हजारों चार्ट जब आप प्रैक्टिस करते हैं तब आप समझ पाते हैं। लेकिन हाँ, फंडामेंटल आपको आ जाएगा, उस पर काम करना आप शुरू कर सकते हैं। तो अगला हमारा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है ट्रांजिट यानी कि गोचर। तो अब हम जो है गोचर, अब ये इतनी चीजें हमने लगा ली, अब हमको गोचर लगाना है। तो जब हम गोचर लगाएंगे तो हमें और चीजें समझ में आएंगी, तब हम उसमें और फाइनली उसके डेट टाइमिंग तक पहुंच पाएंगे। तो अब हम समझते हैं गोचर के नियम क्या हैं लगाने के लिए।
तो बस हमें 1 सेकंड का समय दीजिए, हम इसको पहले जरा रब कर लें, फिर हम गोचर को समझते हैं। चलिए, अब आते हैं हम अपने अगले इंपॉर्टेंट पॉइंट पे, यानी कि हमने दशा के 5 पॉइंट लगभग समझ लिए कि दशा को कैसे यूज करना है। एसोसिएशन से, भावात्भवम से और दशा में, तीनों में आपस में एक दूसरे में, सब पीरियड भुक्ति में अगर वो एक दूसरे में वो सारी चीजें एक्टिवेटेड हैं तो कह सकते हैं इवेंट होगा। जैसे अब विदेश जाने का प्रश्न हो तो राहु का एसोसिएशन हो, और भुक्ति, महादशा और भुक्तियों में कहीं ना कहीं राहु और वो ग्रह, वो हाउस के लॉर्ड एक्टिवेट होंगे तो आप विदेश जाएंगे। तो वो आपको इवेंट अभी आगे प्रैक्टिस करा देंगे कैसे कैसे चेक करना है। अब हम आते हैं अपने अगले मुद्दे पे, वो है ट्रांजिट यानी गोचर। तो अब ट्रांजिट में समझिए, अब आपके पास मान लीजिए महादशा का स्वामी, ऑब्वियस सी बात है जब आपके पास कोई आएगा, सवाल पूछेगा, कोई भी सवाल पूछे, तो उस समय उसकी कोई ना कोई महादशा चल रही होगी। तो महादशा का स्वामी इवेंट वाले हाउस, यानी कि जिस हाउस से भी इवेंट हो रहा है, महादशा का स्वामी, या भावात भवम वाले हाउस का स्वामी। जैसे मान लीजिए प्रोफेशन की बात आई तो ये हाउस और ये हाउस, ये हाउस या ये हाउस, जैसे 1 नंबर की कुंडली बना ले तो यहाँ 10 नंबर, यहाँ पे 7 नंबर। तो यानी कि महादशा का स्वामी जो भी होगा, अब महादशा जो भी चल रही होगी, तो और इवेंट वो किसी ना किसी हाउस से पूछेगा। जैसे सबसे आसान नौकरी है तो नौकरी को समझते, नौकरी से शुरू करते हैं, समझते हैं, नौकरी का सवाल उसने पूछा, ठीक है। तो महादशा का स्वामी इवेंट वाले हाउस या इसके भावात भवम, दसम से दसम, 7th हाउस पर गोचर में स्थित हो। यानी जैसे मान लीजिए महादशा जुपिटर की चल रही है और जुपिटर जो है गोचर में यहाँ पे हो या यहाँ पे हो, क्यों? क्योंकि नौकरी का प्रश्न पूछा, शादी का प्रश्न पूछे, तो मान लीजिए महादशा जो है, मान लीजिए राहु की चल रही है तो राहु यहाँ पे हो शादी के घर में, या 7th से 7th यहाँ पे हो, ठीक है। इसको फंडामेंटल समझिए, गोचर में स्थित हो, और गोचर में स्थित हो तो ये प्रॉमिस का एक पॉइंट बताता है। अब लेकिन यहाँ पे एक कैच भी है, इसमें इस कैच को समझिए। ये चीज जो है आपको लग्न से भी देखनी है, चंद्रमा से भी देखनी है, और आप बहुत बड़े एस्ट्रोलॉजर हैं तो दशानाथ और कारक से भी देखनी है। लेकिन दशानाथ और कारक हटा दीजिए ठीक है, उस पर अभी नहीं जाते हैं। तो आप सिर्फ लग्न और चंद्रमा पकड़ लो, इसको हम आपको करके समझाते हैं, ठीक है। करके मतलब सिंपल। अब फिर से, क्योंकि ये थोड़ा सा हो सकता है नए लोगों को टेक्निकली ना समझ में आई हो हमारी भाषा, तो इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं। जैसे मान लीजिए किसी ने आपसे तो नौकरी वाला सबसे आसान है, वही एग्जाम्पल ले लेते हैं, फिर आगे और भी एग्जाम्पल करेंगे। जैसे मान लीजिए नौकरी की किसी ने बात करी और कोई भी दशा चल रही है, मान लो मंगल की दशा चल रही है, और यहाँ पे हम कर लेते हैं महादशा, अंतरदशा और प्रत्यंतर दशा, ठीक है, ये हो गई। तो अब मंगल की महादशा चल रही है, ठीक है, और मंगल की महादशा चल रही है, और नौकरी के लिए हमें ये दोनों को उठाना है। ये उठाया, इसका भावाभाव उठाया, और नौकरी का कारक शनि भी तो अब मान लीजिए ये लग्न है, ये मान लीजिए 2 नंबर की लग्न है, और यहाँ पे 10 नंबर है, मून यहाँ पे बैठा है, ठीक है। अब बहुत ध्यान समझिएगा, तो ये कह रहे हैं गोचर को देखने का सबसे सिंपलेस्ट तरीका, और जो महादशा से इन्फ्यूज करना है, यानी महादशा का स्वामी, अब महादशा का स्वामी क्या है? मंगल है। इवेंट वाले हाउस, इवेंट वाला हाउस क्या है? ये है, और इवेंट वाला हाउस ये है, नौकरी से नौकरी, ठीक है। इवेंट वाले हाउस या उसके भावात भवन, या उसके भावात भवन, ये हो गया इसका 10th का, पर गोचर में स्थित हो, यानी कि मंगल, अब मंगल जो है यहाँ पे गोचर में चल रहा हो, या मंगल यहाँ पे गोचर में चल रहा हो, तो हमारी एक कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है। तो ये तो है, हमने लग्न से देखा। अब हम चंद्रमा से भी यही चीज देखेंगे, ठीक है। तो चंद्रमा से कैसे देखेंगे ये समझ लीजिए। चंद्रमा से 7वां घर ये हो गया, 8वां, 9वां, 10वां, यानी हमने इसको मार कर लिया। तो यानी कि जब ये 10वां हो गया तो दसम से दसम फिर जाना है चंद्रमा से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कि ये हो गया।
तो अब हम समझिए, तो मंगल जो है एक तो लग्न से यहाँ पे हो, या चंद्रमा, क्योंकि चंद्रमा चंद्रमा ये बैठा हुआ है, तो चंद्रमा से दशम में मंगल यहाँ पे हो, या और फिर चंद्रमा से दशम, और फिर उससे दशम से दशम, यानी कि मंगल यहाँ पे हो। तो ये 4 घरों में, यानी कि लग्न से यहाँ पे हो, और चंद्रमा से यहाँ पे हो, तो हम कहेंगे प्रॉमिस अब बढ़ गया, बढ़ जाएगा। ये दोनों से देखना है, लग्न से भी देखना है, चंद्रमा से भी देखना है, क्योंकि गोचर, लग्न और चंद्रमा दोनों से देखा जाएगा। अब लग्न से क्या फायदा होगा, फिजिकली आप नौकरी में प्रेजेंट होंगे, लेकिन चंद्रमा क्या बताएगा कि आप मानसिक रूप से वो नौकरी आपको पसंद आ रही कि नहीं आ रही, या सिर्फ आप जबरदस्ती क्योंकि पैसा कमाना है, घर चलाना है, इसलिए कर रहे हैं। तो वो दोनों एट्रीब्यूट अलग अलग हो जाते हैं, वो आपको बेसिक एस्ट्रोलॉजी में सब पता ही है। तो यहाँ पे हमारा फंडामेंटल क्या है, एक मजबूती, सबसे पहली मजबूती गोचर में आपको क्या देखनी है कि जिस हाउस से इवेंट पूछा जा रहा है, जैसे पंचम से पूछा जा रहा है, तो पंचम संतान, गोचर गोचर लगाना है संतान पे, तो पंचम पकड़ना है, लग्न से पंचम पकड़ना है, पंचम से पंचम पकड़ना है, फिर चंद्रमा से पंचम पकड़ना है, 1 2 3 4 5 इसको भी पकड़ना है, और इससे फिर भावात भवम इसको फिर पकड़ना है। चांस की, और ये तो त्रिकोण में ही है इसलिए वही हो जा रहा है। मतलब हेलो, सब लोग हेलो भाई, सब नहीं लोग आप म्यूट म्यूट विकेश करो। जी। हाँ, म्यूट करा दो सबको। मेरी आवाज आ रही है अनिरुद्ध? हाँ क्लियर ऑडिबल है। ठीक है, तो अगर किसी का जो बीच में डिस्टर्बेंस आ रहा है उनको म्यूट करा दो, क्योंकि मैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कशन कर रहा हूँ। डिस्ट्रैक्शन से सब मामला बिगड़ जाएगा मेरा, मेरी पूरी रिदम टूट जाएगी भाई। आप लोग प्लीज समझिए, ठीक है। आई होप कि ये पॉइंट आपको, गोचर का पहला नियम आपको समझ में आ गया। बहुत ध्यान से, तसल्ली से 10 बार पूछ लेना, बाद में हम बता देंगे, लेकिन ये नियम लाइफ लॉन्ग आपके काम आने वाले हैं। बहुत सिंपल तरीके से मैं आपको प्रयास कर रहा हूँ, जितना मुझे आता है भाई। मैं, हो सकता है आप मुझसे ज्यादा भी कई लोग जानते हो, तो उसकी बात नहीं, लेकिन जो मुझे जितना पता है मैं उस हिसाब से आपको बता रहा हूँ। तो चंद्रमा से भी देखना है, लग्न से भी देखना है, एटलीस्ट इस लेवल पे। बाद में फिर आप कारक, जैसे कि मान लो संतान का कारक गुरु है, गुरु से वो सारी चीजें देख लो। नौकरी का कारक शनि है, शनि को लग्न बना के वो सारी चीजें उसी तरह से देख लो, ठीक है। या फिर आप जो है दशानाथ, जैसे मंगल की दशा चल रही है, तो मंगल जहाँ पे नेटल में बैठा है उसको लग्न बना के पंचम से, मतलब जो भी सवाल है वो भी आप, तो वो 4 तरीके हैं। लेकिन एटलीस्ट लग्न और चंद्रमा तो आपको लगाना ही लगाना है, ट्रांजिट से प्रिडिक्शन करते समय और दशा को कंबाइंड करते समय। अब ट्रांजिट, अब ये अभी ट्रांजिट का ये पहला नियम है, ठीक है। मून और लग्न से इसको दोनों को देखना है। अगला नियम आ जाता है, तो ये तो हो गया महादशा। अब अंतरदशा का स्वामी भी अगर महादशा की तरह, जैसे ये तो अंतरदशा मंगल की थी, ठीक है। अब अंतरदशा का स्वामी, अब ऑब्वियसली तो मंगल की दशा में अंतरदशाएं भी आएंगी और ग्रहों की। तो अगर अंतरदशा का स्वामी भी अगर मंगल की तरह इवेंट गवर्निंग हाउस, यानी कि जिस हाउस से हम इवेंट गवर्न कर रहे हैं, इससे इससे या इससे या उससे, इवेंट गवर्निंग हाउस या उसके भावात भवम पर से गोचर कर रहा हो, तो ये प्रॉमिस को और ज्यादा बढ़ा देगा। जैसे फॉर एग्जांपल, मैंने आपको संतान की बात करी, ये 2 नंबर की कुंडली थी, तो यहाँ पे हो गया 7 नंबर, और यहाँ पे हो गया 4 नंबर। तो यहाँ पे तो हो गया 7 नंबर का मतलब वीनस, और यहाँ पे हो गया मून। मंगल तो हो ही गया वहां जाए, और यहाँ पे आ जाए मून, ठीक है। मून, अब देखिए समझिए, तो यहाँ पे हमने क्या किया, अंतरदशा, अंतरदशा मान लीजिए वीनस की है, तो वीनस चंद्रमा से इंडिकेट कर रहा है, तो यहाँ पे तुला राशि आ जाएगी, तो वीनस भी एक्टिवेट हो गया। या वीनस जहाँ पे बैठा है उस उस उसका एक्टिवेशन हो जाए यहाँ पे महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतरदशा में। तो जैसे महादशा जब एक्टिवेट हुई ना, तो हमें प्रॉमिस मिला। अब अगर अंतरदशा का जो लॉर्ड है वो भी इन्हीं सब घरों में से कहीं से संबंध बना ले, तो हमें और प्रॉमिस मजबूत हो गया। अंतरदशा उसी प्रकार प्रत्यंतर दशा, तो और प्रॉमिस मजबूत हो जाएगा। तो यहाँ पे, और ये भी चीज अंतरदशा के स्वामी को भी लग्न और चंद्रमा दोनों से देखना है। और जब आप बहुत अच्छे एक्सपर्ट हो जाएंगे तब उसको कारक और महादशा, वही महादशा नाथ से भी देख सकते हैं, वरना कारक से देख लीजिए एटलीस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे अब 2 पॉइंट आपको ट्रांजिट में क्लियर हो गए। पहले पहले लेवल में महादशा के स्वामी को इवेंट बताने वाले हाउस, इवेंट जो जिस हाउस से इवेंट आ रहा है उससे और उसके भावात भवम से का एक्टिवेशन हो रहा है, कौन सा है वो
एक्टिवेट हैं, महादशा में आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, अगर वो आ रहे हैं तो स्ट्रॉन्ग प्रॉमिस। अंतरदशा को भी सेम फिर उसी तरीके से चंद्रमा और लग्न से देख के भावात भव जहां भी अगर वो गोचर कर रहा है उन हाउसेस से तो और मजबूतली इवेंट आप कहेंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पे मून था, अब अंतरदशा का स्वामी वीनस है, तो अब जब हम मून लग्न से तो नहीं आ रहा है लेकिन मून से देखो आ रहा है, क्योंकि मून से दसम, अगर प्रोफेशन की बात करें तो दसम, फिर दसम से फिर दसम। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको, और चांस अगर हाँ प्रोफेशन की बात करेंगे तो ये महादशानाथ में भी आएगा और अंतर चंद्रमा से भी आ रहा है। तो इस तरह महादशा अंतरदशा का निर्णय करने के बाद आगे ट्रांजिट में चलते हैं। अब सेम वही प्रोसेस है, क्योंकि लग्न को ही तो सब कुछ भोगना है। सीधी बात है, ट्रांजिट भी किसके चार्ट में हो रहा है, हमारे चार्ट में थोड़ा हो रहा है, जिसका चार्ट है उसके चार्ट उसके में ट्रांजिट हो रहा है। तो लग्न का स्वामी अगर इवेंट गवर्निंग हाउस यानी कि जो हाउस इवेंट दे रहा है उस पर से अगर गुजर रहा हो तो और तो इवेंट होगा। क्यों? क्योंकि लग्न जो है वो फिजिकल बॉडी है, लग्न जो है प्रयास करती है, लग्न सिंहासन भी बताई गई है, लग्न जो है सबसे बली होता है, प्राइम मिनिस्टर होता है, सबसे मजबूत होता है। तो अब अगर मान लो महादशा का स्वामी, अंतरदशा का स्वामी और लग्न का भी संबंध गोचर वाइज, अच्छा गोचर के हिसाब से, गोचर में गोचर क्या उसके ट्राइन हाउस भी कह सकते हो, तो ट्राइनल हाउस एक ही डायरेक्शन में अकॉर्डिंग टू नाड़ी चलते हैं। तो आप थोड़ा सा अपना, ऐसा नहीं कि आप पराशरी कर रहे हो तो दूसरे सब्जेक्ट की या दूसरे स्कूल ऑफ थॉट की अच्छी चीजें ले नहीं सकते हो, तो ले सकते हो। हम तो कभी कभी लाल किताब भी यूज कर लेते हैं, तो ऐसा नहीं है। आपको जो चीज जो फंडामेंटल अगर क्लियर है तो आप दो चार चीजें अपने मन से भी जोड़ के, यही 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 देवत्व जो होता है वो आपको प्रिडिक्शन में काम आता है। कोई नियम, कभी कभी कोई नियम नहीं लगता, लेकिन आप अपने तजुर्बे से, अपनी जो आपके ऊपर ज्योतिष की कृपा है उससे बहुत सी चीजें देख लेते हो, क्योंकि ये एक अनसीन विद्या है। ठीक है, हमेशा नियम जो बताए गए हैं वो तो आपको एक समझाने के लिए, लेकिन उसकी इसीलिए हमेशा क्या बोला जाता है कि आप अपनी तपस्या करते रहिए, अपना मंत्र करते रहिए, ईश्वर से जुड़े रहिए, ईमानदारी से अपना काम करिए, तो ज्योतिष अंदर से प्रस्फुटित होता है। अदरवाइज धीरे धीरे आप एक कॉमर्शियल एस्ट्रोलॉजर बन के रह जाएंगे। कॉमर्शियल एस्ट्रोलॉजर में हमेशा दशा अच्छी नहीं चलेगी तो हमेशा सही प्रिडिक्शन करने की गारंटी नहीं होती है, लेकिन अगर आप के अंदर दैवत्व है तो आप जो ईश्वर को याद करके बोलेंगे वो होगा। तो यहाँ पे लग्न लग्न का स्वामी भी अगर गवर्निंग हाउस से या उसके भावात भवम से गुजर रहा हो तो और स्ट्रांगली प्रिडिक्शन की डेट आप बता सकते हैं। पहले लेवल में हम लोगों ने दशाओं को सीख लिया, अब हम गोचर को लगा रहे हैं। ठीक है, राइट, तो इवेंट होगा। आगे चलते हैं। अब अगर इवेंट का अब सेम वही प्रोसेस है, यानी इवेंट का कारक ग्रह, हर हर इंसिडेंट अच्छा या बुरा का, जैसे एक्सीडेंट का कारक ग्रह मान लो राहु है, कारक है ना, संतान का कारक गुरु है, पत्नी का कारक मटेरियलिस्टिक रिचेस का कारक वीनस है, शुक्राणु का कारक वीनस है। ठीक है, तो अलग अलग हर वाणी का कारक बुध है। ठीक है, स्किन का कारक, हर चीज का कारक आपको पता है। तो कारक, अब अगर इवेंट का कारक ग्रह, कोई भी इवेंट जो आपसे पूछा जाएगा, संतान, नौकरी, शादी, फॉरेन, माता, पिता, चाचा, ताई, उनका सबका कोई ना कोई कारक है। तो इवेंट का, जिसके बारे में इवेंट पूछा जाए उस चीज का लिविंग और नॉन लिविंग, अब ये आप समझ लो, कारक का मतलब कोई लिविंग का भी कारक हो सकता है, नॉन लिविंग का भी कारक होता है, रिश्तों का भी कारक हो सकता है, मिठाई का भी कारक हो सकता है, खाने का भी कारक हो सकता है, कपड़ों का भी, जिसके बारे में क्वेश्चन पूछा जाए, ठीक है, उसका कारक ग्रह अगर, सेम वही प्रोसेस है, इवेंट गवर्निंग हाउस यानी जिस भाव से हमारा क्वेश्चन आया है से गुजरे या गोचर में स्थित हो, गुजर रहा हो या गोचर में स्थित हो, एक ही बात है। हम इस हाउस से गुजर रहे हैं और गोचर में, वो एक ही चीज है। तो यानी हाउस से गुजर रहा हो या गोचर में स्थित हो तब इवेंट के होने को बल मिलेगा। और ये चीज भी असेंडेंट और मून दोनों से देखनी है। ये गोचर में हमेशा ध्यान रखिएगा, अगर आप बढ़िया प्रेडिक्शन आपको करना है तो बहुत से लोग गोचर जो है सिर्फ चंद्रमा से उठा लेते हैं, हम उसको गलत नहीं कहेंगे। तो हमेशा ट्रांजिट में कंफर्मेशन के लिए लग्न और मून दोनों से देखिए, तब एवरेजिंग करके अपनी बुद्धि से क्या कितना बल मिल रहा है उस हिसाब से पॉइंट को बताइए। ठीक है, यानी कि फिर से मैं इस पॉइंट को रिपीट कर देता हूं, जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा उस क्वेश्चन का कोई ना कोई कारक होगा। ठीक है, कारक जो होगा, अगर कारक भी उस हाउस से गुजर रहा है तो वो जिस हाउस से गुजर रहा है उसको बल प्रदान करेगा। क्योंकि एक बड़ी अच्छी किताब थी कर्नल ए के गौड़ की, आप लोग चाहो तो मंगा लेना। कर्नल ए के गौड़ की किताब में जो हेडिंग थी किताब की कि ट्रांजिट के प्लैनेट्स आर द डिलीवरी बॉयज ऑफ
लाइक जोमेटो एंड स्विगी। तब पहले जोमेटो स्विगी नहीं था, लेकिन उन्होंने एक चीज लिखी है कि ट्रांजिट क्या है, ट्रांजिट इज अ डिलीवरी बॉय, आपको डिलीवर करने आता है। तो अब वो जब ग्रह गुजर रहा है तभी तो डिलीवर करेगा, कारक हो चाहे फिर वो महादशा हो चाहे अंतरदशा लॉर्ड हो, अपनी लॉर्डशिप के हिसाब से, अपने कारकों के हिसाब से। बस इतना फंडामेंटल को हमें प्रैक्टिस में लाना है, कम से कम 100-200 चार्टों पे, अरे नहीं तो 20-25 चार्ट पे तो लगा के देखना ही देखना है एटलीस्ट, ठीक है। तो यानी कि तब इवेंट, अभी हम सिर्फ प्रॉमिस को समझ रहे हैं कि प्रॉमिस कैसे स्टेप बाय स्टेप बढ़ रहा है और कैसे घटेगा, तो आप उसी तरह बता सकते हो कि भाई हमें लग रहा है कि आप मेहनत तो करोगे, प्रयास तो करोगे, लेकिन 50-50 है या 30-70 है या 100% है, 80% है। खैर 100% तो ज्योतिष में नहीं कह सकते हो क्योंकि उस लेवल की तो अभी हम लोगों के पास शक्ति नहीं है, लेकिन हाँ एटलीस्ट 70% तक हमेशा प्रॉमिस बताना चाहिए। अगर 70% भी तुम्हारे इवेंट सही निकल रहे हैं तो मान चलो यू आर अ नोबल सोल इन एस्ट्रोलॉजी, तुम्हारी एस्ट्रोलॉजी परफेक्ट है। और 80-90 की तो कभी उम्मीद भी ना करना। 100%, जब 100 प्रिडिक्शन करते हो तो एक दो बाय डिफॉल्ट उसी टाइम में हो जाता है। और हमेशा ध्यान रखना, ज्योतिष जो है जो हो जाता है उसी की हमेशा जो है बड़ाई करते हैं। जो 200 प्रिडिक्शन नहीं सही होते हैं, उनकी कभी कोई ज्योतिष जो है ऑनलाइन में, यूट्यूब में या तुम्हारे सामने बैठ के कभी नहीं बताएगा कि हमने 500 प्रिडिक्शन किए तो फेल हो गए। जो 5 बढ़िया एकदम डेट बाई डेट लग जाएंगे, उनके बारे में हमेशा बात करेगा। तो प्रिडिक्शन, खैर वैसे मैं तुम लोगों को बता दूं, एस्ट्रोलॉजी कभी भी प्रिडिक्टिव लेवल पे करनी भी नहीं चाहिए ज्यादा। सीख लो, समझो, क्योंकि उसका कोई मतलब नहीं है। तुम किसी के कर्मा काटने वाले कौन होते हो या कर्मा बताने वाले? बट ठीक है, लोग आते तुमसे यही पूछने हैं, इसीलिए एस्ट्रोलॉजी का सारा मजा जो है धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है, क्योंकि अब वो कमर्शियल लेवल ज्यादा हो गया उसमें। एनीवे, हमारा वो मैटर नहीं है, वो हमारा टॉपिक भी नहीं है, हम चलते हैं आगे। तो यहाँ पे हमने आपको बताया कि हाउ कारक कारक ग्रह जो है गोचर में अगर होंगे तो भी यहाँ पे। अब चौथा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, सॉरी 5वां पॉइंट, कारक ग्रह भी अगर गुजरेगा तो भी फायदा होगा, एसेंडेंट और मून। लेकिन ये ध्यान रखना, एसेंडेंट और मून दोनों देना। अब इसके बाद जो हमारा अगला 5वां पॉइंट है, हाँ, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको तुम्हें हमें समझाने के लिए हम थोड़ा सा टाइम लेंगे, क्योंकि ये अगर नहीं समझ में आया तो मामला बिगड़ जाएगा।